नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है उदेश कुमार और टीएनसी एडवांस सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों हमारे पूरे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर। अभी तक हमने एडवांस सीरीज के अंदर ओबीजी जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट किया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ जो टॉपिक्स हैं आपको साइकेट्री के पढ़ाए हैं। साइकेट्री के जितने भी जो टॉपिक्स हैं वो आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर मिलेंगे इस यूट्यूब की प्लेलिस्ट में। इसके बाद में अगर हम बात करें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के मैंने आपको जितने भी सिस्टम्स हैं सारे खत्म करवा दिए हैं और अब हमारा ये लास्ट सिस्टम चल रहा है जो कि है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम खत्म होने के बाद में पूरी इस बुक का जो लास्ट जो एक सब्जेक्ट बचेगा जो कि मेन है वो है आपका पीडियाट्रिक। तो कार्डियोवैस्कुलर को खत्म करने के बाद हम पीडियाट्रिक सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन एडवांस सीरीज के बारे में। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम पढ़ते हैं आगे। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने है, मैंने ये क्वेश्चन एक बार पहले भी करवाया है बट वो जो क्वेश्चन था वो मोस्ट स्पेसिफिक था। मायोकार्डियल जो इन्फेक्शन है उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड मैं लेकर आया था, तब मैंने इसके बारे में बताया था। आज हम अच्छे से बात करेंगे, जितने भी एंटी प्लेटलेट जो ड्रग्स हैं उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, व्हाट स्पेसिफिकली should the nurse monitor when a client is receiving a platelet aggregation inhibitor such as clopidogrel। एक पेशेंट है दोस्तों, मैंने आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन में बताया था कि मायोकार्डियल जो इन्फेक्शन है उसके अंदर हम ड्यूअल प्लेटलेट थेरेपी देते हैं और उस ड्यूअल प्लेटलेट थेरेपी के अंदर हम दोस्तों प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर देते हैं। प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स देते हैं, जिसमें से पहली जो ड्रग है दोस्तों वो मैंने आपको बताया था कि हम एस्पिरिन देते हैं और एस्पिरिन के बाद में हम एक ड्रग और देते हैं। वो हम कोई भी दे सकते हैं, चाहे हम क्लोपिवास दे सकते हैं जो क्लोपिडोग्रेल बोलते हैं, या फिर हम दोस्तों टिकाग्रिलोड देते हैं जो कि ब्रिलेंटा के नाम से आती है। ठीक है, तो ये ड्यूअल प्लेटलेट थेरेपी के अंदर दी जाती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब बहुत सारी डिजीज कंडीशन होती हैं जिसमें हम क्या देते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, या फिर इनको हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। अब सिंपल सी बात दोस्तों, सबसे पहला समझना जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये जरूरी है कि ये है हमारी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स के अंदर होता है ब्लड, ब्लड के अंदर होती हैं प्लेटलेट्स, ये हैं प्लेटलेट्स। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं दोस्तों, जब भी कभी भी कोई भी जो ब्लड वेसल है उसके अंदर इंजरी होती है, तो जैसे यहां पर हो गई इंजरी, ठीक है, तो ये सारी जो प्लेटलेट है दोस्तों ये क्या हो जाती हैं, चिपकती हैं, एग्रीगेट होती हैं और चिपक कर ये प्लेटलेट्स उस ब्लीडिंग को रोकने का क्या करती हैं दोस्तों, काम करती हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत है यहाँ पे, जब मैं आपको एंटी प्लेटलेट ड्रग्स पढ़ाऊं, कि क्या रीजन है कि जब नॉर्मल ये प्लेटलेट रहती हैं तब क्यों नहीं चिपकती। तो उसका रीजन ये होता है दोस्तों कि जो ये प्लेटलेट हैं, जैसे मैं इधर प्लेटलेट बना देता हूं, इन प्लेटलेट्स के पास एक रिसेप्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या पाया जाता है दोस्तों, रिसेप्टर पाया जाता है। अगर हम इसकी फॉर्म की बात करें तो वैसे ग्लाइकोप्रोटीन ये सेकंड बी और थर्ड ए होता है, सेकंड बी और थर्ड ए होता है। इतना याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन याद रख सकते हो। लेकिन ये तो जो रिसेप्टर है देखो, मैंने बाहर की तरफ न बनाकर अंदर की तरफ बनाया है, मतलब कि हर कंडीशन के अंदर ये ग्लाइकोप्रोटीन का जो रिसेप्टर है दोस्तों वो एक्टिवेट नहीं होता। ये ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर ही क्या करवाता है दोस्तों, प्लेटलेट को चिपकाने में क्या करता है, हेल्प करता है। जब नॉर्मल जब प्लेटलेट रहेंगी तो ये जो रिसेप्टर है दोस्तों ये क्या नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा, और एक्टिवेट नहीं होगा तो जो प्लेटलेट है वो आपस में एक दूसरे से नहीं चिपकेंगी। लेकिन जैसे ही कोई भी दोस्तों इंजरी होगी, जैसे ही कोई भी क्या होगी दोस्तों, इंजरी होगी, तो इंजरी होते ही कुछ केमिकल्स क्या होते हैं दोस्तों, रिलीज होते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोएक्जेन। ये नाम सुना हुआ लग रहा होगा आपको, थ्रोम्बोएक्जेन A2। ठीक है, जब मैंने आपको पहले NSAID पढ़ाया था, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, तब मैंने वहां पर आपको इसके बारे में बताया था। इसके अलावा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और एक होता है दोस्तों थ्रोम्बिन, जो कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, आप सबको पता ही है। तो ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों, रिलीज होते हैं, और ये तीनों इस
ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर को जो कि इनएक्टिवेटेड था, इसको क्या करते हैं दोस्तों, एक्टिवेट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। और ये जब एक्टिवेट होगा तब प्लेटलेट क्या होगी दोस्तों, एग्रीगेट होगी। तब प्लेटलेट क्या होगी, एग्रीगेट होगी। दूसरा पेज ले लेता हूं। तब प्लेटलेट होगी दोस्तों एग्रीगेट। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि जब मायोकार्डियल इन्फारेक्शन जैसी कोई भी कंडीशन होती है तो उस दौरान हमें इस प्लेटलेट एग्रीगेशन को क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। क्योंकि उस दौरान क्या होता है कि जैसे ही यहां पर प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है तो प्लेटलेट एग्रीगेशन के कारण थ्रोम्बोसिस होने लग जाता है। और ये थ्रोम्बोसिस जो है दोस्तों, ये ब्लड की सप्लाई को क्या कर देता है, कम कर देता है, ब्लड की सप्लाई को रोक देता है। तो उस समय हमें इन्हें इनहिबिट करने की क्या करती है, जरूरत पड़ती है। तो इन्हें रोकने वाली जितनी भी जो ड्रग होगी दोस्तों, उन्हें हम किस नाम से जानेंगे, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर या एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के नाम से जानेंगे। अब समझना यह जरूरी है कि भाई इसको हम रोके कैसे, कैसे हम प्लेटलेट को एग्रीगेशन को रोके। तो मैंने आपको कहा कि प्लेटलेट के एग्रीगेशन के लिए 4 चीजें चाहिए। 3 चीजें तो ये चाहिए जो टिश्यू इंजरी होगी तब निकलेंगे, थ्रोम्बोएक्सिन A2, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और थ्रोम्बिन। और एक चीज ये काम किस पे करेंगी, तीनों ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी या थर्ड जो ए है, इसको क्या करेंगी दोस्तों, एक्टिवेट करेंगी। तो ये 4 चीजें जो हैं दोस्तों, ये चारों मिलकर क्या करवाती हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाती हैं। तो अगर मैं इन चारों को रोक दूं तो क्या प्लेटलेट चिपक पाएंगी, एग्रीगेट हो पाएंगी? तो आप कहोगे सर नहीं हो पाएंगी। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी होगा। अगर नेचुरल कहीं भी अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लीडिंग होती है तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वहां भी एग्रीगेट नहीं होंगी। तो जब भी हम ये ड्रग देते हैं तो उस दौरान जो ब्लीडिंग के जो चांसेस होते हैं ना दोस्तों, वो भी क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। अब ब्लीडिंग के जो चांस इसलिए ही जब कभी भी किसी भी पेशेंट को ये ड्रग दी जाती है तो उस समय हम क्या करते हैं दोस्तों, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस रखते हैं। भाई ब्लीडिंग अगर थोड़ी बहुत भी दिखाई देती है तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कंटिन्यूअसली क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम मॉनिटर करते हैं। तो पहली जो ड्रग होगी वो किसको इनहिबिट करेगी, थ्रोम्बोएक्सिन A2 को करेगी, दूसरी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को करेगी, तीसरी थ्रोम्बोइन को करेगी, फोर्थ जो ड्रग है दोस्तों वो ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी या थर्ड ए को करेगी। पहली जो ड्रग आती है दोस्तों उसके बारे में आपको मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जो कि है थ्रोम्बोएक्सिन A2। ठीक है, या इनको हम साइक्लोऑक्सीजनेट इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये ड्रग पढ़ाई हुई है। जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था आपका NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। वहां पर मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो सेल, जो हमारी सेल होती है उसकी किससे बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड से। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। ये जो फॉस्फोलिपिड है दोस्तों, ये चेंज होता है किसमें, एरेकिडोनिक एसिड के अंदर, एरेकिडोनिक एसिड के अंदर, किसके द्वारा, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम होता है। ठीक है, फुल फॉर्म लिख लेना आप, फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम, याद करो तो ठीक है। मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि भाई किस प्रकार से प्रिवेंट करते हैं उस चीज को। ये एरेकिडोनिक जो एसिड है दोस्तों, ये एरेकिडोनिक एसिड ही बनाता है आपका थ्रोम्बोएक्सिन A2। ठीक है, ये एरेकिडोनिक एसिड क्या बनाता है, आपका थ्रोम्बोएक्सिन A2 बनाता है। और इसे बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए। पूरा NSAID उसी एंजाइम के ऊपर रुका हुआ था, साइक्लोऑक्सीजनेज। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ था, कोक्स एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है। तो ये थ्रोम्बोएक्सिन A2 है दोस्तों। अगर हम इसका फॉर्मेशन को क्या कर दें, इनहिबिट कर दें, अगर इसका फॉर्मेशन इनहिबिट हो गया तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये नहीं बना पाएगा, ये नहीं जुड़ पाएगा, नहीं एक्टिवेट कर पाएगा किसको, ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी या थर्ड ए को। अब जब ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी या थर्ड ए एक्टिवेट नहीं होगा तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन भी नहीं हो पाएगा, तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन भी नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे दोस्तों, हम थ्रोम्बोएक्सिन जो A2 है उसके फॉर्मेशन को रोकने के लिए इस साइक्लोऑक्सीजनेज को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो इससे किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, थ्रोम्बोएक्सिन A2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक्चुअली में ये थ्रोम्बोएक्सिन जो A2 है इनहिबिटर है, ये एक्चुअली में है क्या, साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों इसका, एस्पिरिन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, एस्पिरिन। तो इसमें हम लो डोज जो एस्पिरिन है दोस्तों वो क्या करते हैं, इसमें प्रोवाइड करते हैं। अब आपको मुझे बताना है कि केमिकल नेम क्या है एस्पिरिन का। ठीक है, केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन क्या है, बताओ। यहां से शुरू होता है, ए और एस ही आता है उसके केमिकल नेम में। आपको बताना है, आज का मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए ये है। ठीक है, तो आपको मुझे ये बताना है कि भाई कैसे काम करती है। अब हमने पहला जो ये है दोस्तों, ये एक्शन परफॉर्म करवा लिया। अब हम दूसरा करवाते हैं, एडिनोसिन डाई जो फॉस्फेट है उसके ऊपर कैसे काम करता है। तो दूसरा है एडिनोसिन डाई फॉस्फेट इनहिबिटर। बस थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, तो आप लोगों को ये लगने लग जाएगा कि सर आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा देते हो कई चीजें।
तो प्लेटलेट्स जो होती है ना दोस्तों, उनके पास जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है वो इसे एक्टिवेट करने से पहले ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी या थर्ड ए को एक्टिवेट करने से पहले ये क्या काम करता है दोस्तों, खुद एक रिसेप्टर से जुड़ता है। मतलब कि प्लेटलेट के पास खुद पहले एक एडीपी का क्या पाया जाता है दोस्तों, रिसेप्टर पाया जाता है। एडीपी का क्या पाया जाता है, रिसेप्टर पाया जाता है, जिसका नाम है P2Y12। P2Y12 याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम दोस्तों इस रिसेप्टर को क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, तो एडीपी इससे नहीं जुड़ पाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से नहीं जुड़ पाएगा। और अगर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इस पे नहीं जुड़ पाएगा तो ये किस रिसेप्टर से नहीं जुड़ पाएगा, किस रिसेप्टर पे एक्शन नहीं कर पाएगा दोस्तों, आपका ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी एंड थर्ड ए के ऊपर काम नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एडीपी जो इनिबिटर्स हैं वो एक्चुअली किसके ऊपर काम करती हैं दोस्तों, P2Y12 के ऊपर क्या करती है, काम करती हैं, और इसे क्या कर देती हैं दोस्तों, ब्लॉक कर देती हैं। ये जब ब्लॉक कर देंगे इनको तो जो एडीपी है दोस्तों वो प्लेटलेट्स पे जुड़ ही नहीं पाता है, फिर ही घूमता रहता है। तो प्लेटलेट पे जुड़ेगा नहीं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन पे नहीं जुड़ पाएगा, उन रिसेप्टर्स पे काम नहीं कर पाएगा। तो यहां पर एडीपी इनिबिटर्स जो है वो इस रिसेप्टर के ऊपर क्या करती हैं दोस्तों, काम करती हैं। इसका जो एग्जांपल है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया था उस दिन के। एस्प्रिन के अलावा हम दूसरी टैबलेट यही देते हैं दोस्तों, क्लोपीवास के नाम से बताया था, क्लोपिडोग्रेल। कौन सी ड्रग देते हैं दोस्तों, क्लोपिडोग्रेल। और ए को नाम बताया था, आपको याद करो। अगर मैंने कहा था कि याद कर लेना तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रासुग्रेल। क्लोपिडोग्रेल की जगह मैंने आपको बताया था कि हम दूसरी ड्रग भी दे सकते हैं, ब्रिलेंटा, उसके क्या आता है दोस्तों, ब्रांड नेम आता है, और टिकाग्रिलोर। ठीक है, तो तीसरी ड्रग हो गई टिकाग्रिलोर। मैंने आपको कहा था कि इंडियन पॉपुलेशन के अंदर हम ज्यादा प्रेफर किसे करते हैं दोस्तों, टिकाग्रिलोर को ही करते हैं। तो ये ड्रग क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इनिबिटर या फिर P2Y12 ब्लॉकर ड्रग है। P2Y12 क्या है दोस्तों, ब्लॉकर ड्रग है। इनके बारे में थोड़ा सी और चीज बताना चाहता हूं। क्लोपिडोग्रेल जब भी हम टैबलेट देते हैं तो उस दौरान दोस्तों एक्चुअली में जो प्रोटोन पंप इनिबिटर जो ड्रग्स हैं वो नहीं दी जानी चाहिए। प्रोटोन पंप इनिबिटर जैसे पेंटाप्राजोल हो गया, इसोमेप्राजोल हो गया, और बाकी की जितनी भी जो कैटेगरी जो इसमें ड्रग है वो दोस्तों हम नहीं देते हैं, क्योंकि इसके एक्शन को थोड़ा क्या करती है, प्रिवेंट करती है। बस इतना थोड़ा सा याद रख लेना। तो पीपीआई का यूज कम से कम करना चाहिए, और अगर देते भी हो तो आपको पेंटाप्राजोल दे सकते हो, बाकी की जो ड्रग्स हैं वो देने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि क्लोपिडोग्रेल के एक्शन को क्या करती हैं दोस्तों, ये कम करती हैं। तो पीपीआई शुड नॉट बी गिवन विद एडीपी इनिबिटर्स। एडीपी इनिबिटर्स के साथ में ये ड्रग नहीं देनी चाहिए। बस तीसरी आ जाओ, थर्ड जो है दोस्तों आपका, वो आपका थ्रोम्बिन रिसेप्टर पे काम करने वाली जो ड्रग्स होती हैं। बस तो थर्ड है ड्रग्स, बस नाम लिखाऊंगा और कुछ नहीं, एक्टिंग ऑन थ्रोम्बिन रिसेप्टर। अब ये प्लेटलेट से जुड़ने के लिए थ्रोम्बिन के भी रिसेप्टर चाहिए, तो उनके ऊपर क्या करती हैं दोस्तों, ये काम करती हैं। ठीक है, तो थ्रोम्बिन रिसेप्टर्स पे काम करती हैं। नाम याद रख लो तो ठीक है, नहीं करो तो भी काम चला जाएगा। ठीक है, ये इस नाम से एक ड्रग आती है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा देख लूंगा ना, ये ड्रग आपको मैं, अगर मुझे सही नहीं लगेगा तो मैं कमेंट में बताऊंगा। कुछ ऐसे ही नाम था इसका, वोरापेक्सार करके है शायद। रुको एक मिनट, वोक्सप एमआर नहीं है, मैं फिर भी आपको देख के बताऊंगा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा देख के फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वोरापेक्सार। ठीक है, तो बस इस ड्रग का नाम याद रखो तो ठीक है, नहीं लेकिन दो जो कैटेगरी है ना उनकी ड्रग्स का आप दोस्तों थोड़ा सा नाम याद रख लेना, तो थोड़ा सा क्या रहेगा आप लोगों के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी हैं। ये वाले जो हैं थर्ड और फोर्थ जो हैं, ये थोड़ी सी इसकी तुलना में क्या है दोस्तों, कम इंपॉर्टेंट है। अब चौथी जो ड्रग है दोस्तों किस पे काम करती है आपकी, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी और थर्ड ए के ऊपर क्या करती हैं, इनिबिटर काम करती हैं। अब मेन जो रिसेप्टर है दोस्तों उसी के ऊपर क्या काम करेंगे ये ड्रग। तो इसका जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद जरूर रखना, एब्सिक्सिमैब। ठीक है, ये जरूर एग्जांपल याद रख लेना। तो ये सीधा किस पे काम करती है दोस्तों, आपकी ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर काम करती हैं। दूसरी दोस्तों ये जो ड्रग है ये मेनली इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जाती है। कौन सी फॉर्म में दी जाती है, इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर हम क्या देते हैं दोस्तों, ये ड्रग देते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी ये ड्रग होती है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिंग। बस ये भी ध्यान रखें। ठीक है, इनका एग्जांपल कुल मिला के अगर इसकी हम समरी बनाएं तो छोटी सी समरी, बस 3-4 तो आपको ड्रग याद करनी है। पहली आपको ये याद रखना है कि भाई ये ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी थर्ड ए रिसेप्टर के ऊपर काम करेंगे कोई भी ड्रग, तभी वो प्लेटलेट को क्या कर पाएंगे, एग्रीवेट कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया,
भाई सबसे पहले थ्रोम्बोएक्सिन A2 को रोक दो, एग्जांपल याद रख लो एस्पिरिन को, ज्यादा याद रखने की जरूरत है ही नहीं। फिर है दोस्तों एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो एडिनोसिन जो डाइफॉस्फेट है उसकी ही मेन जो क्लोपिडोग्रेल है आपकी ब्रिलेंटा या फिर टिकाग्रिलोर आती है, ये प्रोसोग्रेल है, ठीक है। इनके साथ में पीपीआई नहीं देनी चाहिए। तीसरी जो ड्रग है वो थ्रोम्बिन रिसेप्टर के ऊपर काम करती है, इसका नाम है वोरा पैक्सार है, एक बार मैं इसको देख के फिर बताऊंगा कि सही नाम है या नहीं है। और फोर्थ जो है दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी या थर्ड ए इनहिबिट करती है, जैसे कि एबसिक्सिमैब है, इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जाती है और क्या होती है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है। अब सीधी बात ये है कि जब ये ड्रग हम देते हैं ना दोस्तों, तो हो सकते हैं उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब अगर ब्लीडिंग के चांसेस किसी भी पेशेंट के अंदर बढ़ेंगे तो उस पर तो हम ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट तो एग्रीगेट नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों क्या क्या हो सकता है, तो किस किस चीज को देखना चाहिए, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो एक तो एपिस्टेक्सिस के चांसेस दोस्तों क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ये ड्रग हम देते हैं तो। क्योंकि नेजल जो म्यूकोसा है वो उसमें अच्छी ब्लड सप्लाई रहती है, और हम जैसे स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, ठीक है, नोज के ऊपर हाथ ज्यादा लगाते हैं, तो उसके कारण प्रेशर पड़ने के कारण क्या हो सकता है, पेन हो सकता, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा जीआई ब्लीडिंग, अगर किसी भी पेशेंट के अंदर ये दे रहे हो तो आपको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि भाई कहीं जीआई ब्लीडिंग तो नहीं है, या स्टूल का जो कलर है दोस्तों वो टेरी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको ब्लीडिंग को क्या कर सकता है, शो कर सकता है। इसके अलावा जो जो यूरिन है उसके साथ में तो ब्लड नहीं आ रहा है, जिसे हम हीमेचूरिया के नाम से जानते हैं, तो हीमेचूरिया तो नहीं हो रहा है। स्किन के अंदर तो रेडनेस दिखाई नहीं दे रही है, तो वो भी हम चेक करते रहेंगे, तो जिसे हम किस नाम जानते हैं, ब्रूसिंग के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीजें क्या करनी चाहिए दोस्तों, पेशेंट के अंदर हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए। अब आ जाओ, क्वेश्चन यही था कि व्हाट स्पेशली शुड द नर्स मॉनिटर व्हेन ए क्लाइंट इज रिसीविंग ए प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर सच एज क्लोपिडोग्रेल। अब भाई सिंपल सी बात है कि क्लोपिडोग्रेल ले रहे हैं तो हम किस चीज को असेस करेंगे दोस्तों, एपिस्टेक्सिस को क्या करेंगे, असेस करें। बस कुल मिला के यही है बस। तो लिख लो इसमें सिंपल सा, लिखो कि जब कभी भी हम किसी पेशेंट को, जब कभी भी हम किसी पेशेंट को एंटीप्लेटलेट या फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर ड्रग देते हैं, तो उसे एपिस्टेक्सिस और अदर ब्लीडिंग, जो कि मैंने आपको ऊपर लिखा रखे हैं, और अदर ब्लीडिंग के लिए मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल की क्लास में हमने एपीटीटी के बारे में बात की थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे प्रोथ्रोम्बिन टाइम की। एक क्लाइंट इज रिसीविंग वारफेरिन, मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी क्लाइंट हिपेरिन के ऊपर होता है तो हम क्या चेक करते हैं, उसका एपीटीटी चेक करते हैं। और कोई भी क्लाइंट अगर वारफेरिन के ऊपर होता है तो हम दो चीज चेक करते हैं जो कि सेम ही है वैसे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर। ज्यादा अंतर नहीं है, पीटीआईएनआर के अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस आईएनआर तो रेशो होता है। मेन तो हम पीटी चेक करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन चेक करते हैं। जब प्रोथ्रोम्बिन टाइम आ जाता है हमारे पास तो उसके बाद में फिर दोस्तों हम आईएनआर, मतलब उसी के रेशो से हम क्या निकालते हैं दोस्तों, आईएनआर निकालते हैं। एक क्लाइंट इज रिसीविंग वारफेरिन, ठीक है, विच टेस्ट रिजल्ट शुड द नर्स यूज टू डिटरमाइन इफ द डेली डोज ऑफ द एंटीकोगुलेंट इज थेरेप्यूटिक। मतलब हमें कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए कि भाई जो एंटीकोगुलेंट हम दे रहे हैं वो थेरेप्यूटिक लेवल पे है या नहीं है। कोई, क्योंकि जैसे ही ये अपने थेरेप्यूटिक लेवल से बाहर निकलेगी, अपने टॉक्सिक लेवल से बाहर निकलेगी, तो ये उसका जो लेवल है क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा इन चार टेस्ट में से किसी का। तो मेन जो इसका राइट आंसर आएगा, जो हमें मॉनिटर करना चाहिए दोस्तों, हम क्या मॉनिटर करते हैं, मेनली एपीटीटी क्या करते हैं दोस्तों, मॉनिटर करते हैं। सॉरी, आईएनआर, मैंने एपीटीटी कैसे लिख दिया, आईएनआर मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन में अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता तो हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम करते, और अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आईएनआर करेंगे। तो यहां पर ऑप्शन में अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता तो हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम करते। अब हम लिखते हैं, इसको आगे करते हैं, क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन, कैसे हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम करते हैं, पूरा पढ़ते हैं इस बारे में। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, सबसे पहली बात तो दोस्तों हम प्रोथ्रोम्बिन को समझना जरूरी है। प्रोथ्रोम्बिन आप सभी को पता है कि ये क्लोटिंग फैक्टर है, आपका सेकंड क्लोटिंग फैक्टर है, सेकंड क्लोटिंग फैक्टर है।
किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है दोस्तों? लीवर के द्वारा। लगभग हमारे जितने भी जो क्लोटिंग फैक्टर है वो मेनली लीवर ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कैल्शियम को छोड़ के। कैल्शियम जो है वो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता, जितने भी जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं दोस्तों वो लीवर ही प्रोड्यूस करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन इज ऑल्सो ए क्लोटिंग फैक्टर। अब जो प्रोथ्रोम्बिन जो है ना दोस्तों वो लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो प्रोटीन जो प्रोथ्रोम्बिन है इसका जो फॉर्मेशन है दोस्तों ये विटामिन के डिपेंडेंट है, विटामिन के डिपेंडेंट है। अगर इसकी कमी होती है तो प्रोथ्रोम्बिन की भी क्या होगी दोस्तों? कमी होगी। तो ये प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के डिपेंडेंट है। कल ही हमने बात की थी दोस्तों, आपको याद होगा, आपको दिखाता हूं मैं थोड़ा सा। कल हमने इसके बारे में बात की थी जब मैंने आपको एपीटीटी पढ़ाया था कि जो ब्लड कोगुलेशन की जो मैकेनिज्म है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के ऊपर डिपेंड करती है, और एक दोनों को मिलकर बनता है वो कॉमन पाथवे। कोई भी टिश्यू की इंजरीज होती है तो एक्सट्रिंसिक पाथवे काम करता है, कोई भी ब्लड वेसल की इंजरी होती है तो इंट्रिंसिक पाथवे काम करता है, फिर दोनों कॉमन पाथवे के अंदर जाते हैं। कल मैंने क्या बताया था? इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे के लिए अगर क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से क्लोटिंग फैक्टर हम इंट्रिंसिक पाथवे और अगर हम कॉमन पाथवे क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी में देखनी है तो कौन सा टेस्ट करवाएंगे, तो इसका आंसर होगा एपीटीटी। लेकिन अगर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे, ठीक है, कॉमन पाथवे दोनों में रहेगा, इसके लिए अगर हम टेस्ट करवाते हैं दोस्तों तो हम कौन सा टेस्ट करवाएंगे? प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट करवाते हैं। कौन सा करवाते हैं हम? प्रोथ्रोम्बिन टाइम करवाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये वो टेस्ट है जो कि यूज किया जाता है किस चीज के लिए? किस चीज के लिए यूज किया जाता है कि भाई कौन सी क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसीज के लिए? एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे की जो क्लोटिंग फैक्टर हैं उनका इवैल्यूएट करने के लिए, उनकी इफेक्टिवनेस देखने के लिए, उनकी डेफिशिएंसी देखने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? इस टेस्ट को करते हैं। तो दिस टेस्ट इवैल्यूएट प्रोथ्रोम्बिन टाइम की बात कर रहे हैं यहां पे, है ना, इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे क्लोटिंग फैक्टर्स, कॉमन पाथवे क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है, जैसे कि पहला, दूसरा, पांचवा, सातवां और आपका 10वां। बस इनको याद रख लेना। पहला, दूसरा, पांचवा, सातवां और 10वां अगर क्लोटिंग फैक्टर है, इनसे रिलेटेड हमें देखना होता है दोस्तों, तो हम क्या यूज करते हैं? हम आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम करते हैं यूज। इसके अलावा कोई भी पेशेंट, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी पेशेंट जो होता है दोस्तों अगर वो वारफेरिन थेरेपी पे चल रहा है तो उसकी जो इफेक्टिवनेस देखने के लिए भी हम ये चेक करते हैं। तो यूज टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ वारफेरिन थेरेपी। तो ये बस क्वेश्चन को ध्यान रख लेना भाई कि भाई वारफेरिन थेरेपी में क्या आएगा और उसमें क्या आएगा, ठीक है। वारफेरिन थेरेपी के अंदर क्या आएगा? आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम या आईएनआर आएगा, और अगर हिपेरिन आता है तो आपका क्या आएगा दोस्तों? एपीटीटी आएगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इसको भूलना मत, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो क्लोटिंग फैक्टर से मेनली जो, तो इसमें लीवर का भी बहुत योगदान रहता है, ठीक है। तो ये कई बार लीवर के जो फंक्शन है दोस्तों उसको असेस करने के लिए भी हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो लीवर के फंक्शन को असेस करने के लिए भी इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारी नर्सिंग के लिए कि भाई ये जो सैंपल है ना वो हम कहां से लेते हैं, सॉरी किसके अंदर जो सैंपल है कौन सी वायल के अंदर लेते हैं। तो कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बता देता हूं, ये सैंपल जो है दोस्तों हम ब्लू टॉप वायल के अंदर हम ये सैंपल लेते हैं। ये सैंपल हम किस में लेते हैं? ब्लू टॉप वायल में। दिस इज द ब्लू टॉप वायल। और इस ब्लू टॉप वायल के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है? ध्यान रखना, तो इसके अंदर पाया जाता है सोडियम सिट्रेट, ठीक है। तो ब्लू टॉप वायल लेंगे, इस ब्लू टॉप वायल के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? सोडियम सिट्रेट पाया जाता है। अब इस पेशेंट को जिस ब्लू टॉप वायल के अंदर हमने इसके अंदर डाला, सोडियम सिट्रेट डाला, सोडियम सिट्रेट डालते ही ये क्या कर देता है दोस्तों? जो कैल्शियम को जो फंक्शन है ना उसको रिमूव कर देता है, कैल्शियम के एक्शन को क्या कर देता है? प्रोहिबिट कर देता है। अब आप जानते हो दोस्तों कैल्शियम जो है वो कोगुलेशन का काम करता है। अब हमें इसको कोगुलेट तो नहीं करना, क्यों? हम कोगुलेशन इसको बाद में करते हैं, जैसे कि हमने एपीटीटी में बताया था, वहां भी हम सोडियम सिट्रेट में लेते हैं, बाद में उसको कोगुलेशन करने के लिए हम डालते हैं उसके अंदर। ऐसे ही यहां पर भी हम सोडियम सिट्रेट डाल देंगे ताकि वो कोगुलेट नहीं हो, इसलिए दूसरी वायल में नहीं ले सकते, दूसरी वायल के अंदर कोगुलेट हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम सोडियम सिट्रेट वायल इसके अंदर यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम इसको लैब में लेके जाते हैं। लैब में ले जाने के बाद में दोस्तों इसके अंदर हम तीसरा जो क्लोटिंग फैक्टर वो डालते हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन डालेंगे हम इसके अंदर। क्या डालेंगे?
टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन हम इसके अंदर डालेंगे। साथ में अब कैल्शियम का तो एक्शन हमने खत्म कर दिया, तो अब कैल्शियम भी डालना जरूरी है। तो यहां पर हम क्या डालेंगे दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं। क्या डालते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने क्या क्या डाला था, थोड़ा सा रिव्यू हो जाएगा आपका। एक फोस्फोलिपिड डाला था, ठीक है, जो प्लेटलेट सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है। एक फैक्टर को एक्टिवेट करने के लिए सरफेस एक्टिवेटर डाला था, जो कि काउलिन डालते हैं, और एक क्या डालते थे, कैल्शियम क्लोराइड डालते थे। जबकि यहां हमने क्या डाला, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और क्या डाला, कैल्शियम क्लोराइड। इसके बाद में दोस्तों फिर हम देखते हैं कि अब कितनी देर में क्लोट होता है। ये डालने के बाद में फिर हम क्लोटिंग टाइम क्या करते हैं दोस्तों, चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये ब्लड क्लोट होगा, तो वो जो अब इनके डालने के बाद में जो टाइम आएगा क्लोटिंग होने का, वो टाइम क्या कहलाता है दोस्तों, आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहलाता है। वो टाइम क्या कहलाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहलाता है। और एपीटीटी टाइम कौन सा कहलाता है, फोस्फोलिपिड, सरफेस एक्टिवेटर, कैल्शियम क्लोराइड। ये डालने के बाद में जितना टाइम आता है दोस्तों, वो टाइम क्या कहलाएगा, आपका एपीटीटी कहलाएगा। और ये कैल्शियम क्लोराइड और टिश्यू थर्मोप्लास्टिन डालने के बाद जो टाइम आएगा, जितने टाइम में क्लोट होगा, उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम के नाम से हम उसे जानते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है। नॉर्मल जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है कितना होता है, हर बुक के अंदर थोड़ा थोड़ा अलग मिलता है, लेकिन फिर भी आप ये याद रखना 11 से 16 सेकंड याद रखना दोस्तों, 11 से 16 सेकंड। लेकिन अगर कोई भी पेशेंट जो है ना दोस्तों, वो वारफेरिन थेरेपी के ऊपर है, तो ये जो टाइम है दोस्तों 25 सेकंड तक नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये टाइम मोर देन 25 सेकंड है, ठीक है, मोर देन 25 सेकंड है, तो उस दौरान हमें ब्लीडिंग प्रिकॉशन लेने की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, अगर मोर देन 25 सेकंड है तो ये एक बच गया दोस्तों। INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो, भाई ये कुछ नहीं है, बस हमने जो पेशेंट का जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखा, पेशेंट का हमने प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखा, एक जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो नॉर्मल हमने माना, तो कंट्रोल माना, उसको बोलते हैं कंट्रोल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो हमने माना, उन दोनों में अनुपात होता है ना, वही क्या होता है दोस्तों, आपका इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो होता है, INR होता है। पेशेंट का जितना भी प्रोथ्रोम्बिन टाइम आया, मान लो, ठीक है, 25 सेकंड आया, और नॉर्मल भी हमने कितना माना, 25 माना, सॉरी जैसे 11 से 16 वाले ही ले लेते हैं, जैसे 15 मान लिया कि पेशेंट का 15 आया, और हम नॉर्मल भी हमने, ये रेंज हमेशा सेम रहेगी कंट्रोल पीटी की रेंज, ये भी 15, तो 15 कितना हो गया, एक, तो INR नॉर्मल कितना हो गया, एक हो गया। लेकिन फिर भी इसकी रेंज दे रखी है एक, है ना, इसकी जो नॉर्मल जो रेंज होती है ना दोस्तों, वो भी थोड़ा सा याद रख लेना। INR की इसकी जो रेंज होती है 0.8 टू 1.2, 0.8 टू 1.2, कोई यूनिट नहीं आएगी आगे, क्योंकि तो रेशो है ना, अनुपात है, ये तो कोई संख्या है ये तो इसकी आगे कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो रेंज आएगी 0.8 टू 1.2। INR का नॉर्मल जो रेशो होता है INR कितना होता है, 0.8 टू 1.2 होता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है 11 से 16 सेकंड होता है। क्या चीज मिलाते हैं, टिश्यू थर्मोप्लास्टिन और कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं। वायल कौन सी रखते हैं, सोडियम सिट्रेट की रखते हैं। किस किस चीज के लिए चेक करते हैं, वारफेरिन थेरेपी के लिए, लीवर फंक्शन के लिए, ठीक है, विटामिन के की डेफिशिएंसी के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन के डिपेंडेंट है। और जो वारफेरिन है वो भी क्या करता है, विटामिन के फंक्शन को क्या करता है दोस्तों, इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को देखा नहीं ना अभी हमने, बता ही दिया था मैंने आपको ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका INR आ जाएगा। तो लिख लो, इसमें लिख लो कि अगर कोई भी पेशेंट वारफेरिन थेरेपी पे है, वारफेरिन थेरेपी पे है, तो उसका PT-INR चेक करना चाहिए, PT-INR चेक करना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में लिख लिया हमने ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट शुड द नर्स टीच ए क्लाइंट टू एक्सपेक्ट व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर डिस्चार्ज आफ्टर सर्जरी फॉर ए कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। कि कोई भी पेशेंट है दोस्तों, उसकी सर्जरी की है हमने, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी की है, मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, ओक्लूजन हो जाता है, तो हम कोई आर्टरी या वेन लेते हैं और उसको हार्ट से डायरेक्टली किधर उस ओक्लूजन से आगे की तरफ जोड़ देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एक ग्राफ्ट कहलाएगा। तो इस सर्जरी को हम किस नाम से जानते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट के नाम से जानते हैं। तो नर्स जो है ना दोस्तों, की क्या टीच करवानी चाहिए जब कभी भी आप डिस्चार्ज प्लानिंग ऐसे क्लाइंट के लिए कर रहे हो। तो पहला दे रखा है कि माइल्ड फीवर एंड एक्सट्रीम फटीग फॉर सेवरल वीक्स आफ्टर सर्जरी। कोई सर्जरी को कोई वीक तक अगर किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है ना, ये
कॉम्प्लिकेशन ही हुआ तो हो सकता है कि ये इन्फेक्शन को शो कर रहा हो, ठीक है। तो ये तो नहीं होना चाहिए, जबकि हमें तो ये बताना है उसको, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये एक्सपेक्ट दे रखा है भाई, एक्सपेक्ट करेगा। देखो एक्सपेक्ट का मतलब यहां पर रिपोर्ट करना नहीं लिखा हुआ, रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट करता तो सही बात है भाई, फीवर आ रहा तो रिपोर्ट करना, लेकिन ये कह रहा है कि भाई एक्सपेक्ट करेगा, भाई ये चीज तो होगी, तो फीवर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, नेवर एवर। सर्जरी के बाद में, कोई भी सर्जरी हो उसके बाद में अगर आप फीवर को एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। फीवर को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि फीवर है तो इन्फेक्शन शो करेगा। नेक्स्ट दोस्तों, सीजेशन ऑफ ड्रेनेज फ्रॉम द इंसिजन आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, कि जैसे आपका हॉस्पिटलाइजेशन खत्म हुआ वैसे ही जो ड्रेनेज जो है दोस्तों, जो ड्रेनेज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर चेस्ट को हम ओपन करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था स्टेनोटोमी करते हैं शुरू में, स्टार्टिंग में इस प्रोसीजर के। तो दोस्तों जब इसको हम ओपन करेंगे ना, तो जब ड्रेनेज बंद नहीं होता हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, कुछ दिनों तक ड्रेनेज होता रहता है, सीरो सैंग्विनस ड्रेनेज क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, वो नॉर्मल माना जाता है। तो ये चीज भी गलत दे रखी है, तो ड्रेनेज रहता है कौन सा, सीरो सैंग्विनियस ड्रेनेज प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, माइल्ड इंसिजनल पेन एंड टेंडरनेस अप टू 3 वीक्स आफ्टर सर्जरी, ये भी गलत है। अब आपको सर ये तो सही है, रहेगा इंसिजनल पेन और टेंडरनेस रहेगा, भाई बिल्कुल सही बात है। सर्जरी के बाद में जब स्टेनोटोमी कर देते हैं तो पेशेंट को माइल्ड इंसिजनल पेन और टेंडरनेस रहता है, लेकिन आपको सर गलत कैसे है, लेकिन इसमें टाइम पीरियड गलत दे रखा है भाई, 3 वीक तक नहीं रहता, ये ज्यादा लंबे समय तक रहता है। तो पेशेंट को हमें समझाना है कि कम से कम पेन रहेगा 6 to 8 वीक्स तक। अब 3 गलत हो गए, तो राइट आंसर कौन बताएगा, शाबाश, सभी के सभी सही हो, राइट आंसर होगा आपका 4th। इसको ऊपर कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। सम एडिमा इन द लेग यूज्ड फॉर द डोनर ग्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड विद एक्टिविटी। एक्चुअली में दोस्तों जहां से हम जो वेन लेते हैं या आर्टरी लेते हैं, यहां पर एक्सट्रीमिटी लिखा हुआ है, तो उस जगह पर क्या होता है दोस्तों कि जो पेशेंट है जब हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जाता है तो उस जगह पर कुछ समय के लिए क्या देखने को मिलती है दोस्तों, एडिमा देखने को मिलती है। और ये एडिमा क्या होती है दोस्तों, नॉर्मल मानी जाती है, कि कुछ एडिमा आपको देखने को मिलेगा। भाई लेग लिखा हुआ तो ये माना जा रहा है कि भाई पैर से ली गई है वेन, ठीक है, कहां से ली गई है, आपके पैर से ली गई है। तो जब वहां से जब वेन को जब उठाया जाता है ना दोस्तों, उस जगह से लिया जाता है जब वेन को, तो कुछ समय तक वहां पर जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। और वो फ्लूइड के एक्यूमुलेट होने के कारण कुछ एडिमा क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो सम एडिमा कैन बी सीन एट द डोनर ग्राफ्ट, मतलब जहां से दिया गया है, लिया गया है, जो आर्टरी या जो वेन ली गई उसे किस नाम जानते हैं, डोनर ग्राफ्ट के नाम से जानते हैं। तो उस जगह पर एडिमा होना क्या है दोस्तों, एक्सपेक्टेड है। और वो मेनली एक्टिविटी के साथ ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पेशेंट घर चला जाता है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करता है, तो उससे थोड़ी सी एडिमा दिखाई देने लग जाती है। तो इसको लिख लो, लिखो इसे, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के बाद पेशेंट की डोनर ग्राफ्ट साइट पर मेनली एक्सट्रीमिटी साइट, मेनली एक्सट्रीमिटी पर कुछ एडिमा दिखाई दे सकती है, बस उसको नॉर्मल मान लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्चुअली में जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं होता उस प्रकार का क्वेश्चन हो गया, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आप लोगों को लगेगा कि यार पढ़ भी लिया यार फिर भी गड़बड़ हो रही है, ठीक है। चलो ये इसके बाद मैं बताऊंगा, पहले मैं डायबिटिक वाला बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन पहले बताऊंगा, फिर डिजॉक्सिन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ए नर्स आइडेंटिफाइज साइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन इन ए क्लाइंट विद हार्ट फेलियर। पहले ये वाला बताता हूं मैं, फिर आपको मैं नेक्स्ट डिजॉक्सिन करवाऊंगा। एक नर्स है दोस्तों, वो आइडेंटिफाई करती है साइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन इन ए क्लाइंट विद हार्ट फेलियर। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसके अंदर हार्ट फेलियर हुआ है और उस क्लाइंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की क्या आ रही है दोस्तों, कमी आ रही है। हार्ट फेलियर हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट की क्या आ रही है दोस्तों, कमी आ रही है। उसको हम 2 ड्रग दे रहे हैं यहाँ पे, एक दे रहे हैं ब्यूमेटामाइड और दूसरी जो ड्रग दे रहे हैं हम दोस्तों ब्यूमेटानाइड, सॉरी, और दूसरी जो ड्रग दे रहे हैं वो दे रहे हैं डिजॉक्सिन, ठीक है। एक ब्यूमेटानाइड दे रहे हैं और दूसरी जो ड्रग दे रहे हैं दोस्तों हम कौन सी दे रहे हैं, आपको डिजॉक्सिन दे रहे हैं। व्हाट डज द नर्स डिटरमाइन इज द कॉज ऑफ द डिप्लीशन। अब आपको ये बताना है कि भाई क्या कारण है कि उस पेशेंट के अंदर दोस्तों कमी हुई है। अब हम यहाँ पर 2 चीज दे रहे हैं, क्या तो ये कमी करवाई होगी ब्यूमेटानाइड ने या करवाई होगी डिजॉक्सिन ने। तो इस क्वेश्चन में मैं ब्यूमेटानाइड, इसलिए पहले मैं ब्यूमेटानाइड पढ़ा रहा हूँ
पहली वाली ड्रग पढ़ाऊंगा और अगले क्वेश्चन में आपको क्या करवाऊंगा, मैं डिजोक्सिन करवाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर ब्यूमेटानाइड होगा। तो उसका कारण क्या है दोस्तों? तो पहली चीज तो ये समझना जरूरी है कि भाई ब्यूमेटानाइड होती क्या है, कैसे काम करती है, और क्यों इसके कारण से ये जो इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन का मतलब क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट की जो कमी है वो देखने को मिली है। तो सबसे पहले तो बात ये सुनो, आप लोग बहुत पढ़ रहे हो, फ्यूरासेमाइड आपने पढ़ा होगा, लेकिन लूप डायूरेटिक, ये भी एक लूप डायूरेटिक है, ये भी क्या है दोस्तों, एक लूप डायूरेटिक है। अब क्वेश्चन सीधा सीधा सा आता है कि इसके एग्जाम्पल क्या है। अब ये तो अपन सभी पढ़ते हैं, फ्यूरासेमाइड, फ्यूरासेमाइड तो हर बच्चा पढ़ता है, लेकिन हम पढ़ते हैं कि टोरसेमाइड, इसका एग्जाम्पल है टोरसेमाइड। तो 2-3 एग्जाम्पल इसलिए याद करने चाहिए, क्योंकि लूप डायूरेटिक जो है ना दोस्तों, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है आपका ब्यूमेटानाइड, ठीक है, और एक जो आपका लास्ट आता है वो आप याद करना चाहो तो ठीक है, वो नहीं भी याद करोगे तो आपका क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा, इथेन क्राइक एसिड है, ठीक है, ये आपको याद कर लो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी काम चल जाएगा। ये 4 हैं, 3 तो कम से कम याद ही रख लेना, फ्यूरासेमाइड के साथ टोरसेमाइड तो वैसे याद हो जाएगा, और ये भाई इस क्वेश्चन में पूछ लिया इसने ब्यूमेटानाइड, तब इसलिए ये क्या बन गया, इंपोर्टेंट बन गया, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए तो आपको क्या देगा दोस्तों, वो दिक्कत देगा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली बात क्या है, ये लूप डायूरेटिक है, लेकिन क्वेश्चन मान लो और अच्छा आया, क्वेश्चन में उसने दे दिया कि भाई लूप के ऊपर भी कौन सी लूप के ऊपर काम कर रहा है, क्वेश्चन दे दिया उसने थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो फंस जाओगे ना, क्योंकि आपने तो सिंपल सा क्या पढ़ रखा है दोस्तों, लूप ऑफ हेनले पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये जो ड्रग है, ये जो अपना एक्शन परफॉर्म करती है, ये जो ड्रग है जो अपना जो एक्शन है दोस्तों वो परफॉर्म करती है, वो करती है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो थोड़ा सा, क्योंकि जैसे मान लो क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम आगे आगे बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे क्वेश्चंस भी अच्छे होते जाते हैं। अब लूप ऑफ हेनले तो सबने याद कर लिया, भाई फ्यूरासेमाइड दे दिया उसने, बताओ कौन सी टाइप की डायूरेटिक है, कहां पे एक्शन करती है, तो डायूरेटिक तो आप बता दो कि भाई लूप ऑफ हेनले डायूरेटिक है, लेकिन क्वेश्चन में इसने पूछा कि कहां पे एक्शन करती है, तो फिर वहां पर आप क्या हो जाओगे दोस्तों, फंस जाओगे, वहां पे आप क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने जब आपको वैसे डायूरेटिक पढ़ाया था, जब मैंने आपको अच्छे से उस टाइम भी समझाया था, हमने 2 में डिफरेंस किया था, एक थाइजाइड और एक लूप डायूरेटिक में, तो मैंने वहां पर बताया था कि ये क्या है दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा जो वाटर है अगर वो जमा हो रहा है और उसे हमें बाहर निकालना हो, ठीक है, जो कि लीटर में हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, तो ये उसमें निकाल देगा। लेकिन कुछ ml के अंदर है तो थाइजाइड डायूरेटिक भी निकाल सकता है, लेकिन ये अच्छे अमाउंट के अंदर वाटर को क्या कर सकता है दोस्तों, बॉडी से बाहर निकाल सकता है। इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक के नाम से जानते हैं, या कई बार इसे लिखते हैं हम सीलिंग डायूरेटिक, बस। लेकिन ये अपना जो एक्शन परफॉर्म करती है ना, ये थोड़े से समय के लिए करती है, तो ये क्या होती है दोस्तों, शॉर्ट एक्टिंग होती है। क्या होती है, शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग होती है। अब ये जो डायूरेटिक है ना दोस्तों, ये लूप ऑफ जो हेनले है उसके अंदर क्या काम करती है, ये मेनली सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का जो पंप है ना दोस्तों, उसके ऊपर क्या करती है, काम करती है। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड पंप के ऊपर क्या करती है, काम करती है। सोडियम, पोटेशियम जो क्लोराइड है दोस्तों, यहां से इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। मेन तो नहीं होता, मेन तो पीसीटी में होता है सबसे ज्यादा सोडियम का, बट उसके बाद में दूसरे नंबर पे यही आता है। तो इसकी एब्जॉर्प्शन को भी क्या करती है दोस्तों, ये प्रिवेंट करती है। वाटर के साथ इनके एब्जॉर्प्शन को भी क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है। तो ये क्या होंगे दोस्तों, इनके एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट होगा तो ये बॉडी से कहां जाएंगे दोस्तों, बाहर जाएंगे। और जब ये बॉडी से बाहर जाएंगे तो इनकी क्या देखने को मिलेगी दोस्तों, कमी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जो इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं ना, तो इसका जो साइड इफेक्ट है दोस्तों वो होता है इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, जो कि अभी इस ऑप्शन में भी दे रखा था कि इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज्यादा क्या कर देता है दोस्तों, ये कमी कर देता है। इलेक्ट्रोलाइट की क्या कर देता है दोस्तों, ये कमी कर देता है। जैसे कि सोडियम की कमी कर दिया इसने, तो सोडियम कम हो गया। इसके अलावा पोटेशियम की कमी कर दिया, पोटेशियम कम हो गया। क्लोराइड की कमी कर दिया, क्लोराइड कम हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक दो और याद रखना कि ये
कैल्शियम की भी कमी करता है, मैग्नीशियम की भी कमी करता है, और हाइड्रोजन जो आयन है उनकी भी कमी करता है। हाइड्रोजन आयन जब बॉडी से बाहर निकलेंगे ना दोस्तों, तो उसके कारण क्या होगा, एल्कोलिसिस होगा। तो ये एल्कोलिसिस करवाता है बॉडी के अंदर, क्या करवाता है, एल्कोलिसिस। तो ये इसके साइड इफेक्ट हो गए कि इन सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट की दोस्तों ये क्या करता है, कमी कर देता है। इन सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट की क्या कर देता है, कमी कर देता है। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन आयन, इन सब की क्या कर देता है, ये कमी कर देता है। अब क्वेश्चन आता है क्या सर किसी को बढ़ाता भी है क्या? हाँ, कुछ चीजों को बढ़ाता भी है ये, जैसे कि यूरिक एसिड को बढ़ा देता है ये, जैसे कि ग्लूकोज को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है, और एक लिपिड को इंक्रीज करता है। तो इन तीन चीजों को क्या करता है दोस्तों, ये इंक्रीज करता है। इन तीन चीजों को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और बाकी की इन सभी चीजों को क्या कर देता है दोस्तों, ये डिक्रीज कर देता है। अब लास्ट बस फिर खत्म है। इसके क्या क्या यूजेज होते हैं, इस डायूरेटिक के क्या क्या होते हैं दोस्तों, यूजेज। तो सिंपल सी बात है, जब फ्लूइड को बाहर निकालेगा तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन किस में होता है दोस्तों, एडिमा में होता है। तो एडिमा के अंदर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसका यूज हम कर सकते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, क्योंकि वहां भी फ्लूइड का क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो वहां भी हम इसका क्या कर सकते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने कहा कि कैल्शियम को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये हाइपर कैल्शियमिया में भी इसका हम यूज करते हैं। हाइपर जो कैल्शियमिया हो गया उसमें भी हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। या फिर ज्यादा हाइपरटेंशन हो जाता है तब हम इसका यूज करते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन इमरजेंसी। हाइपरटेंशन जो इमरजेंसी दोस्तों, इसमें भी हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। बस ये याद रख लेना बहुत है। तो अब यहां पर बस यही क्वेश्चन था कि भाई जो क्लाइंट है ना, हार्ट फेलियर के अंदर अगर किसी भी क्लाइंट के अंदर अगर दोस्तों इसकी क्या हो रही है, कमी हो रही है इलेक्ट्रोलाइट की, और उसको दो चीजें दे रहे हैं हम, एक दे रहे हैं हम ब्यूमेटानाइड और दूसरी दे रहे हैं हम डिजोक्सिन। तो ब्यूमेटानाइड जो है वो एक लूप डायूरेटिक है, वो मेनली क्या करवाती है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन करवाती है, जो कि मैंने आपको समझाया है। इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या था, डायूरेटिक जो थेरेपी है उसके कारण। सोडियम, उसने कहा सोडियम का रेस्ट्रिक्शन हो गया इसलिए हो गया, नहीं तो सोडियम कम होता ना, बाकी के सारे इलेक्ट्रोलाइट पे इतना फर्क नहीं पड़ता ना। कंटिन्यूअस डिजनिया कोई लेना देना नहीं है, और इनएडिक्वेट ओरल इंटेक का भी यहां पर कोई लेना देना नहीं है। तो मेन जो रीजन है दोस्तों वो क्या था, डायूरेटिक थेरेपी था। ओरल इंटेक का इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज नहीं दे रखी कि भाई जो क्लाइंट है उसको ओरल इंटेक नहीं दिया जा रहा है, इनएडिक्वेट ओरल इंटेक है। अगर दिया हुआ होता तो मान लो एक रीजन बन सकता है भाई ओरल इंटेक नहीं करोगे तो किसी भी चीज की कमी आएगी, लेकिन यहां पर मेन स्पष्ट रूप से इसमें दे रखा है कि वो क्लाइंट जो है ना उसको हम क्या दे रहे हैं, ब्यूमेटानाइड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ब्यूमेटानाइड दे रहे हैं। तो बस ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लिख लो, इसमें लिखो, देखो लूप डायूरेटिक्स, एग्जाम्पल के रूप में लिख लो ब्यूमेटानाइड, एंड फिर उसे मैड तो हमेशा लिखो लेसिक्समाइड का एक साइड इफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लेना, सोडियम को कम कर रही है मेनली, पोटेशियम को कम कर रही है, हाइड्रोजन आयन को भी कम कर रही है, मैग्नीशियम को भी कम कर रही है, कैल्शियम को भी कम कर रही है, क्लोराइड को भी कम कर रही है, ठीक है। इन सबको कम कर रही है। बड़ा किस किस को रही है तो वो शायद आपको बताने की जरूरत है नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक क्लाइंट है, उसको है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, इज टेकिंग डिजोक्सिन। क्लाइंट क्या ले रहा है दोस्तों, डिजोक्सिन ले रहा है, कितना 0.25 मिलीग्राम डेली। मैं यहां पर वैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर आपको पढ़ाता, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना पूरा डिजोक्सिन के ऊपर है, तो पहले मैं डिजोक्सिन को पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे कहीं भी आएगा तब वहां पर बात करेंगे। व्हाट चेंजेज डज द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड इफ दिस मेडिकेशन इज थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव। मतलब कि भाई कैसे पता लगेगा कि ये जो ड्रग जो हमारी है ना वो थेराप्यूटिकली इफेक्टिव है। एक तो टॉक्सिसिटी का साइन नहीं होना चाहिए, क्यों, अगर थेराप्यूटिकली इफेक्टिव मतलब थेराप्यूटिक डोज के अंदर है वो, टॉक्सिसिटी का साइन नहीं होना चाहिए, और इसके क्या होने चाहिए दोस्तों, एक्शन होने चाहिए। किसके, डिजोक्सिन के। बात करते हैं डिजोक्सिन जो है दोस्तों एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग है, ठीक है। ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जितने भी ड्रग हैं दोस्तों इन्हें हम डिजिटेलिस के नाम से भी जानते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज डिजिटेलिस। ये सारी ड्रग क्या कहलाती हैं दोस्तों, डिजिटेलिस भी कहलाती हैं। क्यों कहलाती है डिजिटेलिस, तो एक्चुअली में ये एक प्लांट से क्या होती है दोस्तों, प्राप्त होती हैं, जिस प्लांट का नाम है डिजिटेलिस परप्यूरा, ठीक है। इस प्लांट का नाम है दोस्तों
डिजिटेलिस परप्यूरा इस प्लांट का नाम है। इस प्लांट के नाम पर ही इन ड्रग्स को हम किस नाम जानते हैं, डिजिटेलिस के नाम से जानते हैं। अब सर कहाँ आप डिजिटेलिस कराने लग गए, हम डिजोक्सिन की बात कर रहे हैं। तो भाई इसी का जो एग्जाम्पल है वही क्या है, आपका डिजोक्सिन है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड या डिजिटेलिस जो ड्रग है उसका जो एग्जाम्पल होता है दोस्तों वही क्या होता है, डिजोक्सिन होता है। तो ये कौन से प्लांट से प्राप्त होते हैं दोस्तों, डिजिटेलिस परप्यूरा से प्राप्त होती हैं। इनका एक नाम और है फॉक्स ग्लव भी बोलते हैं इनको हम, ठीक है, याद रखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां पर ऑप्शन जब आएगा ना किस प्लांट से प्राप्त होती है, तो ऐसे नहीं लिखेगा वो कि भाई उस डिजिटेलिस परप्यूरा लिख दिया तो आप समझोगे हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चारों में डिजिटेलिस तो आगे लगा ही रहेगा, आगे लास्ट वाला जो वर्ड है जो परप्यूरा लिख दिया, कुछ 4 वर्ड वो क्या करेगा दोस्तों, अलग अलग चेंज करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसलिए इन ड्रग्स को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, डिजिटेलिस के नाम से जानते हैं। इनका जो एक्शन है, ये क्या क्या काम करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इन ड्रग्स के एक्शंस। एक्शंस में पहला जो काम है दोस्तों, ये पॉजिटिव आइनोट्रोप्स होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स होती है। इसका क्या मीनिंग है, सबसे पहले तो ये बात सुनो। पॉजिटिव आइनोट्रोप्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक्चुअली में हमें अगर मान लो कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है, समझने के लिए समझो, तो हमें क्या करना है दोस्तों, जो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है उसको हमें क्या करवाना है दोस्तों, फोर्स करवाना है। उसको क्या करवाना है, फोर्स करवाना है और उसको रोटा में डालना है, मतलब हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को क्या करना है दोस्तों, इंक्रीज करना है। तो हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। क्या, तो हम हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, तो हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए आपको किस पे काम करवाना पड़ेगा, ऐसे नोड के ऊपर। ऐसे नोड हार्ट रेट बढ़ाएगा तो उस प्रकार से हार्ट रेट इंक्रीज करेगी तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन हम हार्ट रेट को भी नहीं बढ़ाएं और बिना हार्ट रेट को बढ़ाए हुए सिर्फ वेंट्रिकुलर जो मसल्स हैं दोस्तों, इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, उनको क्या कर दें हम दोस्तों, इंक्रीज कर दें, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, आइनोट्रोप सेक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, डिजिटेलिस या फिर आपकी जो डिजोक्सिन है वो 2 काम करती है। एक जो इसका एक्शन है वो क्या है, जो फोर्स ऑफ मायोकार्डियम जो है दोस्तों उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। मायोकार्डियम लेयर की जो फोर्स है उसको इंक्रीज करती है, लेकिन हार्ट रेट को भी इंक्रीज नहीं करती। हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं करती, हार्ट रेट को ये डिक्रीज करने का काम करती है, ठीक है। तो क्या काम करती है, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स में क्या लिखोगे कि क्या एक्शन है इसका पॉजिटिव आइनोट्रोप्स में, तो आप लिखोगे कि ये जो ड्रग है ये इंक्रीज करती है फोर्स ऑफ मायोकार्डियल एक्टिविटी, ठीक है। तो इंक्रीज्ड फोर्स ऑफ मायोकार्डियल या मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है दोस्तों उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब इसका है ना कई बार क्वेश्चन आ सकता है भाई इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ज्यादा डिटेल में मत जाना, बस एक सिंपल सा याद कर लो, क्योंकि डिटेल में जाओगे तो बहुत ज्यादा टफ होता है ये। इसके अंदर पंप होते हैं, एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, एक सोडियम कैल्शियम पंप होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में सोडियम पोटेशियम जो पंप है उसको इनिबिट करता है, वो सोडियम कैल्शियम पंप को इनिबिट करता है, और फिर उसके कारण जो कैल्शियम है दोस्तों वो इंक्रीज होता है, और जब सेल के अंदर कैल्शियम इंक्रीज होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। या ऐसे भी लिखा सकते हैं यहाँ पे, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना याद करना तो जरूरी है भाई, ऐसे नहीं है कि आप छोड़ दोगे। तो इसमें लिख देना इट इनहिबिट सोडियम पोटेशियम पंप। अब सोडियम पोटेशियम पंप जब इनहिबिट होगा, आगे भी लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। जैसे ये जो सेल जो होती है मायोकार्डियम की, उसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, पंप पाए जाते हैं। जैसे एक यहां पर पंप पाया जाता है जो कि है सोडियम पोटेशियम पंप, दूसरा पंप होता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ठीक है। तो एक्चुअली में सबसे पहले किसको ब्लॉक करती है, सोडियम पोटेशियम पंप को, और यहां से कैल्शियम अंदर आता है, तो ये कैल्शियम, ये इसको ब्लॉक करेगा तो ये वाला खुद ब्लॉक हो जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप जब ब्लॉक होता है तो ये किसको ब्लॉक कर देता है दोस्तों, ये इसको ब्लॉक कर देता है, और ये जब इसको ब्लॉक करता है तो उसके कारण कैल्शियम की जो अमाउंट है ना तो सेल के अंदर वो क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज होती है। कैल्शियम की अमाउंट क्या हो जाती है, इंक्रीज, और जब कैल्शियम इंक्रीज होगा तो जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज होगी। बस सिंपल से इतना याद रखना है आपको, है ना। तो लिख लो इट इनहिबिट सोडियम पोटेशियम पंप, और जब सोडियम पोटेशियम पंप जब इनहिबिट होगा तो ये इनहिबिट करेगा किसको, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को। तो इट इनहिबिट सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, और इसको इनहिबिट होने के कारण कैल्शियम जो है ना दोस्तों वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और कैल्शियम जब इंक्रीज होगा तो जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है इंट्रासेलुलर, कैल्शियम के इंक्रीज होने के कारण जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है दोस्तों वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो मसल्स है, ये जो ड्रग है, ये डायरेक्टली वेंट्रिकुलर जो मसल्स हैं उन पे काम कर रही है, नेक की कंडक्शन सिस्टम के ऊपर। ठीक है, वेंट्रिकुलर मसल्स के ऊपर काम करके ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या कर रही है दोस्तों, इंक्रीज कर रही है। अगर ये कंडक्शन सिस्टम के ऊपर काम करती है तो साथ में क्या बढ़ते, हार्ट रेट भी बढ़ती। तो इसमें नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो कि दीज ड्रग्स या दिस ड्रग, हमने डिजॉक्सिन ही लिखनी है ओनली, तो ज्यादा नहीं करना। तो दिस ड्रग एक्ट डायरेक्टली ऑन वेंट्रिकुलर मसल, ऑन वेंट्री, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, वेंट्रिकुलर मसल, नोट ऑन कंडक्शन सिस्टम, नोट ऑन कंडक्शन सिस्टम। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, सीधी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है। सो इट इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, नोट हार्ट रेट, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, नोट हार्ट रेट। दूसरा एक्शन देखते हैं इसका। ठीक है, डिजॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नोट सेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिजॉक्सिन से बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार क्या कहे गए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इसका एक एक्शन होता है कि हार्ट रेट को क्या करती है, ये कम करती है, बढ़ाती नहीं है। इसको हम बोलते हैं क्रोनोट्रोपिक एक्शन, कम करने का। तो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन, ट्रोपिक एक्शन। कौन सी ऐसी नर्व है दोस्तों जो कि हार्ट रेट को कम करती है, तो आप कहोगे कि सर वो जो नर्व है जो कम करती है दैट इज वेगस नर्व। तो इसलिए इसे हम वेगोमिमेटिक भी बोलते हैं, वेगोमिमेटिक। ठीक है, ये इसका ये दूसरा जो एक्शन है, इस एक्शन को किस नाम जानते हैं, वेगोमिमेटिक एक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हार्ट रेट को क्या कर देती है दोस्तों, आपका कम कर देती, हार्ट रेट को क्या कर देती है, आपका कम कर देती है। बस इतना आपको इसमें क्या करना है, याद रखना है। तो ये दो एक्शन ध्यान रखना, इसका पॉजिटिव आयनोट्रोप है और नेगेटिव क्रोनोट्रोप है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है, लेकिन जो हार्ट रेट है दोस्तों उसको क्या करती है, ये डिक्रीज करती है। अब देखो, अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ तो सिंपल सी बात, ये तीसरा जो एक्शन है ये एक्चुअली पूरी बॉडी के लिए ही है, बट ये जो क्वेश्चन है उससे स्पेसिफिक करके मैं ये एक्शन डाल रहा हूं। अब भाई किडनी के पास पहले मान लो कि ब्लड की अमाउंट क्या पहुंच रही होगी, कम पहुंच रही होगी, जब वेंट्रिकल्स क्या नहीं कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि पूरी बॉडी को ही हार्ट सप्लाई कर रहा है ब्लड। अब हार्ट जो है दोस्तों वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे हमने डिजॉक्सिन दिया, मान लो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ी, तो पूरी बॉडी को ब्लड ज्यादा पहुंचेगा। तो जो किडनीज हैं उनको भी ब्लड ज्यादा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा। तो ये इंक्रीज करेगा किसको, रीनल परफ्यूजन को। तो उस कारण क्या होगा, जब किडनी के पास ज्यादा अमाउंट में ब्लड पहुंचेगा ना, तो उस दौरान जो किडनी है वो एक्सेस जो वाटर जो जमा हुआ था लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के कारण, उस वाटर को बॉडी से क्या निकालने की कोशिश करेगी, बाहर निकालने की। तो क्या होगा, डायूरेसिस होगा, मतलब पूरा जो वाटर है वो क्या होगा दोस्तों, बाहर होगा। और जब डायूरेसिस होगा तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, आपका जो एडिमा है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो एडिमा को ट्रीट करने में भी क्या करेगा दोस्तों, हेल्प करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करता है। थोड़े से इसके वो लिख लो कि भाई किस किस के अंदर यूजेज होता है इसका। तो ये जो ड्रग है इसके हम यूजेज लिख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला तो अभी हमने पढ़ा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है तो हार्ट फेलियर के अंदर इसका हम यूज करते हैं, हार्ट फेलियर लिख सकता है वो। ठीक है, या फिर कार्डियोजेनिक शॉक, अगला जो क्वेश्चन आएगा वो कार्डियोजेनिक शॉक का ही आएगा। कार्डियोजेनिक जो शॉक है, मतलब हार्ट जो है दोस्तों अगर पंप नहीं कर पा रहा है और जो बॉडी है उसको क्या नहीं मिल पा रहा है, ब्लड नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, कि उसके कारण क्या है, बॉडी का टिश्यू जो परफ्यूजन है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों एट्रियल हार्ट रेट बढ़े, एट्रियल फ्लूटर हो या उससे भी ज्यादा हो जाए, एट्रियल फिब्रिलेशन, इन सब के बारे में मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा। जब मैं डिसिडी में पढ़ाऊंगा तब हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो एट्रियल फ्लूटर, एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल, या सीधा लिखा है एट्रियल टैकीकार्डिया, तो इन तीनों में हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। सोंडस के अंदर ये लिखा गया है, वो भी बता देता हूं कि हार्ट फेलियर और कार्डियोजेनिक जो शॉक है ना, उसके अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, ये सेकंड लाइन ड्रग है। मतलब सबसे पहले जो ड्रग यूज करते हैं वो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन जो सिस्टम की जो ड्रग्स है ना वो यूज करते हैं फर्स्ट पे, सेकंड पे ये यूज करेंगे। और यहां पर लिखा हुआ है कि भाई एट्रियल फ्लूटर, फिब्रिलेशन, टैकीकार्डिया, इनके लिए जो सबसे मेन जो ड्रग यूज की जाती है ना, वो यूज की जाती है क्या तो बीटा ब्लॉकर, या फिर यूज करते हैं दोस्तों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मतलब सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या सीसीबी ड्रग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप भाई उसमें पूछ ले, क्योंकि सोंडस के अंदर दे रखा है कि भाई फर्स्ट लाइन पूछ ले, तो फर्स्ट लाइन में बीटा ब्लॉकर और सीसीबी यूज करते हैं, और यहाँ पर हम RAS यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इसके थोड़े से कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं कि भाई कब कब ये ड्रग नहीं देनी चाहिए। तो एक तो ये जो ड्रग है दोस्तों रीनल फेलियर के अंदर नहीं देते हैं।
अगर रीनल फेलियर की कंडीशन हो जाती है तब नहीं देते। एक वेंट्रिकुलर से रिलेटेड, देखो अभी तक जितने भी पढ़े थे हमने एट्रियल से रिलेटेड थे, लेकिन क्योंकि वेंट्रिकुलर मसल पे ही काम कर रही है ये, तो वेंट्रिकुलर से रिलेटेड जितना भी डिसरिथमिया होगा तो भी हम ये ड्रग नहीं देंगे, वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया के अंदर भी नहीं देंगे, और एक हार्ट ब्लॉक में नहीं देंगे, क्योंकि पहले हार्ट रेट क्या करता है, ये कम करता है, और सेकंड एंड थर्ड डिग्री जो हार्ट ब्लॉक है दोस्तों उसमें भी ये ड्रग हम नहीं देंगे, के अंदर भी ये नहीं देते हम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम इसके पढ़ते हैं साइड इफेक्ट। तो पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, और दूसरा क्वेश्चन आता है इसका अर्ली साइड इफेक्ट। तो इसका अगर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट या अर्ली है तो दोनों में सेम ही करना है, नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग। अर्ली साइड इफेक्ट आए तो नोजिया वोमिटिंग देगा, अगर नोजिया वोमिटिंग मालूम नहीं देता है तो एनोरेक्सिया डायरिया देगा। तो ये इसमें चारों लिख लेना, एनोरेक्सिया एंड डायरिया। तो ये दोनों क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों इसके अंदर जो साइड इफेक्ट आता है दैट इज एरिथमिया। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भाई इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, तो ये एरिथमिया कोज करवाती है, क्या करवाती है, एरिथमिया। चौथा दोस्तों ये विजन से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम कोज करती है ये। नेक्स्ट क्या है, विजन से रिलेटेड, जैसे कि येलो विजन कोज करेगी, पर्सन को येलो येलो दिखाई देगा, येलो जो विजन, इसको बोलते हैं हम जेंथोप्सिया, जेंथोप्सिया येलो विजन कोज करती है। या फिर अगर येलो विजन नहीं लिखाएगा तो दिखने में प्रॉब्लम होना, ब्लड दिखना या डबल दिखना, ब्लड या डबल विजन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी देख लेना। या फिर पर्सन को लाइट से डर लगता है तो फोटोफोबिया भी हो सकता है, फोटोफोबिया, कोई सा भी दिखे विजन से रिलेटेड तो वो भी कोज करता है। इसके अलावा दोस्तों मेल के अंदर ब्रेस्ट के डेवलपमेंट क्या बोलते हैं, गायनिकोमेस्टिया। तो इसका एक साइड इफेक्ट क्या होता है, गायनिको जो मेस्टिया, वो भी इसका साइड इफेक्ट होता है। और पांचवा लिख लो, किसको लेने के बाद जो पर्सन है उसके अंदर फटीग, वीकनेस, ठीक है, ड्राउजीनेस, ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, ड्राउजीनेस, वीकनेस, ठीक है, ऊपर कर देता हूं, फटीग, ड्राउजीनेस, वीकनेस, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आता है कि क्या कारण है इन, कि भाई कोजेज ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के क्या कारण होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कोजेज ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, भाई डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी के क्या क्या कारण होते हैं। भाई डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी के क्या काम होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर काम करता है ये, इसलिए पहले से अगर किसी पर्सन के अंदर पोटेशियम कम है, हाइपोकैलेमिया है, तो उसके कारण देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों मैग्नीशियम अगर कम है तो, और कैल्शियम अगर ज्यादा है तो डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड हो गए कि भाई पोटेशियम का कम होना, ठीक है, आपका मैग्नीशियम का कम होना, और आपके कैल्शियम का क्या होना दोस्तों, ज्यादा होना। पोटेशियम का कम होना, मैग्नीशियम का कम होना या कैल्शियम का ज्यादा होना, तो उसके कारण से ऐसे पेशेंट के अंदर डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है दोस्तों, ज्यादा हो सकती है, ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। अब एक जो क्वेश्चन आता है ना दोस्तों वो ये आता है कि भाई आपने पढ़ा होगा भाई डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी के कारण क्या होता है, हाइपरकैलेमिया होता है। मैं क्या कह रहा हूं भाई, तो आप किसी भी पर्सन को दे रहे हो, अगर उसके अंदर पहले से मान लो क्या है, पोटेशियम कम है, तो उसके अंदर चांसेस हैं दोस्तों कि उसके अंदर डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, टॉक्सिसिटी करने के लिए क्या है, हाइपोकैलेमिया। लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर दोस्तों डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई तो होने के बाद में जो साइन दिखाई देता है दोस्तों वो आएगा आपका हाइपरकैलेमिया। तो ध्यान रखना, डिजोक्सिन की अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो होने के बाद में जो साइड इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, हाइपरकैलेमिया। और डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होने का कारण पूछे दोस्तों तो वो क्या आएगा, आपका हाइपोकैलेमिया आएगा। कुछ ड्रग्स भी होती है दोस्तों जिनके कारण भी ये होता है, जैसे कि वेरापेमिल ड्रग। ठीक है, जो क्लाइंट वेरापेमिल ड्रग ले रहे हैं, एम्यूडेरोन ले रहे हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, क्विनिडीन और थायजाइड डाययूरेटिक, और क्विनिडीन ज्यादा नहीं तो इसमें कम से कम थायजाइड और एमेडरोन याद रख लेना। दो ऐसी ड्रग डिजीज हैं, हाइपोथायरोडिज्म, थायरोडिज्म और रीनल फेलियर। क्योंकि रीनल फेलियर में पहले ही बता दिया मैंने कॉन्ट्रा इंडिकेटर है, और आप अपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन में दे दिया तो इसकी टॉक्सिसिटी क्या करवाएगा दोस्तों, ये कोज करवाएगा। अब इसका एंटीडोट पूछ लेते हैं, मैनेजमेंट पूछ लेते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहला तो भाई क्या कारण था टॉक्सिसिटी होने का। मान लो हो सकता है कि आपने पोटेशियम कम था, वो उसके कारण से क्या है, मैग्नीशियम कम था, कैल्शियम ज्यादा था, तब आपने दे दिया। तो इसलिए पहले तो जो कोज है ना, अंडरलाइंग जो कोज है उसको ट्रीट करो। तो अंडरलाइंग जिसके कारण हुआ है टॉक्सिसिटी, तो उसका कोज जो है उसको क्या करो दोस्तों, ट्रीट करो। तो अंडरलाइंग कोज का वो।
दूसरा दोस्तों इसकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछ लेते हैं। एक तो सीधा क्वेश्चन आएगा भाई डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डिजीबैंड। क्या होगा? डिजीबैंड। क्या तो डिजीबैंड लिखेगा या फिर लिखेगा वो डिजोक्सिन इम्यून फैब, डिजोक्सिन इम्यून फैब ऐसे लिखेगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं देता, उसने दिया कि किसी भी पेशेंट को डिजोक्सिन दिया और डिजोक्सिन देने के कारण उस पेशेंट के अंदर वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो गया, वेंट्रिकुलर एरिथमिया ड्यू टू डिजोक्सिन, तो कौन सी ड्रग दोगे? तब यहां पर जो ड्रग ऑफ चॉइस बन जाएगी ना दोस्तों, वो आपकी ये नहीं रहेगी आपकी, तब आपकी बन जाएगी लिग्नोकेन। तब कौन सी बन जाएगी आपकी? लिग्नोकेन बन जाएगी। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है ना तो थोड़े से अलग अलग हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आप क्या कह रहे हो ड्रग ऑफ चॉइस। तो अगर डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हुई, आपको वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो गए, तो लिग्नोकेन देंगे। और कुछ नहीं दे रखा, सीधा लिखा है ड्रग ऑफ चॉइस, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों? डिजीबैंड या डिजोक्सिन जो इम्यून जो फैब है दोस्तों, वो हम इसके अंदर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों इसके थेराप्यूटिक लेवल से रिलेटेड, बस लास्ट यही है, फिर खत्म करेंगे इसको हम। थेराप्यूटिक लेवल, थेराप्यूटिक जो लेवल होता है इसका वो बिल्कुल सिंपल है, शायद सब बच्चों को याद होगा। इसका कोई ऐसा बच्चा नहीं है मेरे हिसाब से जिसको ये याद नहीं हो, ठीक है। डीएल है, सॉरी 0.5 to 2 नैनोग्राम पर डीएल इसका क्या होता है दोस्तों? थेराप्यूटिक लेवल होता है, ठीक है। अब हम एक बार वापस से क्वेश्चन के ऊपर लौट के आ जाते हैं। थोड़ा सा इसका एक चीज ध्यान रखना, कुछ चीजें बताना चाहता हूं भाई। ओल्डर जो एडल्ट जो होते हैं ना दोस्तों, उनके अंदर ये इसकी जो टॉक्सिसिटी के जो चांसेस होते हैं ना, वो एडल्ट की तुलना में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। एक मैंने कहा कि हाइपोकैलेमिया के कारण होता है, तो इस क्वेश्चन को बदलने के लिए ऐसे लिख सकता है कि भाई कोई भी पेशेंट है, अगर वो मान लो पोटेशियम ले रहा है तो सॉरी, कोई भी पेशेंट है अगर वो डिजोक्सिन ले रहा है तो उसको हाई पोटेशियम डाइट लेनी चाहिए। सीधी सी बात भाई, कम जो है वो टॉक्सिसिटी करवा रहा है, तो हम डाइट कैसे लेंगे दोस्तों? हाई लेंगे। और अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो हम पोटेशियम क्या लेंगे दोस्तों? कम लेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा, अगर पल्स रेट जो है वो अगर 60 से भी कम आ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि पल्स रेट को क्या करवा रहा है? कम करवा रहा है। 60 से कम आ गई तो इस ड्रग को हमें क्या कर देना चाहिए? रोक देना चाहिए। और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको क्या कर देना चाहिए? नोटिफाई कर देना चाहिए। बस ये ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट, एक क्लाइंट विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर इज टेकिंग डिजोक्सिन ले रहा है, तो कौन कौन सी इफेक्ट डिजोक्सिन के कारण देखने को मिलेंगे? अब आपको ये बताने के इसके इफेक्ट कौन कौन से मिलेंगे। पहले दे रखा है डायूरेसिस। याद करो मैंने आपको बताया था कि ये जो ड्रग होती है, ये ड्रग क्या करवाती है? रीनल परफ्यूजन को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। और रीनल परफ्यूजन इंक्रीज होगा तो उसके कारण क्या होगा? डायूरेसिस देखने को मिलेगा। तो उसके कारण डायूरेसिस देखने को मिलेगा। टैकीकार्डिया देखने को मिलता है कि नहीं? इसके कारण क्या देखने को मिलता है? ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। एडिमा वही बात है, जब डायूरेसिस का काम होगा तो एडिमा क्या होगा? कम होगा। तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों? आपका डिक्रीज जो एडिमा वो देखने को मिलेगा। डिक्रीज पल्स रेट, हाँ जी डिक्रीज पल्स रेट भी देखने को मिलती है। इसके अलावा रिड्यूस्ड हार्ट मर्मर, कोई बात नहीं की जुगुलर वेन डिस्टेंशन नहीं बात की हमने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डायूरेसिस, डिक्रीज एडिमा और डिक्रीज जो पल्स रेट है वो डिजोक्सिन का थेरेप्यूटिक जो लेवल है, थेरेप्यूटिक जो इफेक्टिवनेस उसको क्या करते हैं? ये शो करते हैं। तो लिखो फॉलोइंग साइन डिजोक्सिन के थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस को शो करती हैं। थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस को शो करती है, ठीक है। अब इसमें लिख लेना, पहला डायूरेसिस, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम की कमी है तो मैं माफी चाहूंगा कि अभी इस क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। और मैं इसको जो रिवाइज है वो भी मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। 5 क्वेश्चन किए हैं आज हमने, लेकिन हमने अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, कई सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।